हेलो बच्चों, लक्ष्य कोचिंग सेंटर के ऑनलाइन वीडियो लेक्चर्स में आप सभी का स्वागत है। इसके पहले मैं नर जनन तंत्र को डिस्क्राइब कर रहा था और लगभग नर जनन तंत्र समाप्त कर चुका था। ये कुछ कक्षाएं हैं जो आप सभी को रिकॉर्डेड प्राप्त होंगी और अब मैं ऑनलाइन कक्षाओं में आप सभी को जो लाइव चलेंगे, लाइव कक्षाओं में आप सभी को मादा जनन तंत्र यानी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को पढ़ाऊंगा। मैं प्रयास कर रहा हूं कि आप सभी को पूरी की पूरी कक्षाएं क्रमशः प्रोवाइड हो और अगर आप क्रमशः पढ़ना चाहते हैं तो इसके लिए आप प्लेलिस्ट में जाएं और नीट बायोलॉजी लक्ष्य कोचिंग सेंटर में लक्ष्य बैच नाम से बना दिया गया है, आप उस प्लेलिस्ट को पढ़ें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और हो सके तो अपने लगभग उन सभी दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए जिनकी इस वीडियो को आवश्यकता है। ठीक है ना? प्रयास करिए कि इस चैनल को आप सपोर्ट करिए और शेयर करिए। आइए आज मैं आपको बताता हूं कि आज मैं आपको कौन सा टॉपिक पढ़ाने वाला हूं। देखिए, आज मुझे मानव जनन में जिन टॉपिक्स को पढ़ाना है वह टॉपिक्स हैं सहायक जनन ग्रंथियां और नर में यौवना आरंभ यानी कि द्वितीयक लैंगिक लक्षण। ठीक है ना? मैंने बताया था प्राथमिक लैंगिक लक्षणों में जननों का विकास होता है और द्वितीयक लैंगिक लक्षणों में ना, तो द्वितीयक लैंगिक लक्षण की बात है तो हम आज ही कर लेंगे। यहाँ पर देखिए, इसके पहले यहाँ पर दो प्रश्न लिखे गए हैं। इन दोनों प्रश्नों को आप सभी समझिए और समझ करके इनका जवाब देने का प्रयास करिए। आप अपने मन में इनका जवाब रखिएगा, वीडियो के अंत में मैं इसका जवाब दूंगा आप सभी को और उसके बाद आप देखिएगा कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। आपको यहाँ से क्लियर होगा, आपको अंदाजा होगा। ठीक है, तो आप सभी पहले इन क्वेश्चंस को पढ़ करके रखिए और पढ़ करके रखने के बाद एक ना एक उत्तर को सेलेक्ट करिए और अंत में आप इस उत्तर को अवश्य ही मिला करिएगा। आइए देखिए, यहाँ पर देखिए, मैं कह रहा हूं जो पहला प्रश्न है वो है अधिवृषण के पश्च भाग का क्या नाम है ना। मैंने अधिवृषण पढ़ाया था, अधिवृषण के 3 भागों को बताया था, तो उसमें पश्च भाग जो है उसका नाम पूछा जा रहा है। आपके पास 4 ऑप्शन है, काडा, कार्पस, कैपोड तथा बी तथा सी दोनों। तो आप किसी पर भी टिक लगा सकते हैं, ये आपकी इच्छा है। यहाँ पर देखिए प्रश्न नंबर 2 है, काडा से कौन सी नलिका निष्कासित होती है। ठीक है ना, तो काडा से कौन सी नलिका निष्कासित होती है? शुक्रवाहिका निष्कासित होती है या शुक्रवाहिनी या शुक्राशय या शुक्राणु जनन नलिका। अब आपकी इच्छा है, आपको जो भी उत्तर समझ में आ रहा हो आप उसको सिलेक्ट कर लीजिए और वीडियो के लेक्चर को पढ़ते रहिए और देखिए कौन सा ऑप्शन है जो आप सभी को समझ में आ रहा है कि सबसे सही है। ठीक है ना? अगर आप चाहते हो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। देखिए, सहायक जनन ग्रंथियों में जो सबसे पहली ग्रंथि होती है उसे हम शुक्राशय यानी कि सेमिनल वेजाइकल कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए, मैं सेमिनल वेजाइकल के बारे में जानकारी उपलब्ध करवा रहा हूँ। जैसे कि ये क्या होती है, ये मूत्राशय के पश्च भाग में स्थित होती है ना। ये मूत्राशय के पश्च भाग में स्थित होती है और लगभग कितने सेंटीमीटर लंबी होती है? ये 5 सेंटीमीटर लंबी होती है और थैलीनुमा संरचना होती है। बात को समझिएगा, थैलीनुमा संरचना होती है यानी कि इसमें लिक्विड पदार्थ भरा होता है, यानी कि हार्मोन्स भरे होते हैं, या ऐसा हम कह सकते हैं कि वीर्य भरा होता है। यहाँ पर समझिए, मैं कह रहा हूँ ये मूत्राशय के पश्च भाग में स्थित होती है। इसमें लगभग 5 सेंटीमीटर लंबी, ये लगभग 5 सेंटीमीटर लंबी थैलीनुमा संरचना है। दूसरी बात समझिएगा, यहाँ मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है कि ये इसमें शुक्राणुओं का संचय नहीं होता है। याद रखिएगा, शुक्राणुओं का संचय नहीं होता है। ठीक है ना? ये क्या कार्य करती है? तो फिर यह लगभग क्या करती है? क्षारीय द्रव का श्रावण करती है। ठीक है ना? देखिए, पीले क्षारीय द्रव का श्रावण करती है, यानी कि जो मूत्र मार्ग का पीएच होता है वो अम्लीय होता है। ठीक है ना? तो यदि ये क्षारीय द्रव का श्रावण करेगी तो मूत्र मार्ग का पीएच वो हमेशा ही क्षारीय हो जाएगा। ठीक है ना? क्योंकि शुक्राणु क्षारीय माध्यम में ही जीवित रह सकते हैं, अम्लीय माध्यम में वो जीवित नहीं रह पाएंगे। यही कारण है कि सबसे पहले हमें क्षारीय माध्यम प्रदान करना होगा और यह ग्रंथि क्या करती है? पीले रंग के क्षारीय द्रव का श्रावण करती है। अगली बात समझिए, मैं कह रहा हूं यह वीर्य यानी कि सेमन का लगभग 60 से 70% भाग को बनाती है। बात को समझ जाइएगा। यहाँ देखिए, और एक खास बात है यहाँ पर कि इसमें जो होता है वो फ्रक्टोज शर्करा का निर्माण होता है। इस शर्करा को याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण शर्करा है, पादपों में पाई जाती है लेकिन देखिए यहाँ पर मानवों में निर्मित हो रही है फ्रक्टोज शर्करा। ठीक है ना? और फ्रक्टोज शर्करा के अलावा यहाँ पर 2 प्रोटीन का निर्माण होता है। ठीक है ना? ठीक है ना?
यहाँ पर दो प्रकार के हार्मोन यहाँ पर दो प्रकार के प्रोटीन का निर्माण होता है, ठीक है। मैं यहाँ पर अलग कलर से नाम को डिस्क्राइब करने का प्रयत्न करता हूँ, ठीक है ना। नाम है प्रोस्टाग्लैंडिन्स। देखिए ये जो प्रोटीन बनती है, पहली प्रोटीन है प्रोस्टाग्लैंडिन्स, और जो दूसरी प्रोटीन है वो है सिमिनोजेलिन। तो दो प्रकार की प्रोटीन का निर्माण होता है, पहली प्रोटीन है प्रोस्टाग्लैंडिन्स और दूसरी प्रोटीन है सिमिनोजेलिन, ठीक है ना। अब दूसरी खास बात है कि मैंने भी आपको बताया था कि यहाँ पर जो फ्रक्टोज शर्करा है ना, फ्रक्टोज शर्करा ये पादपों में बनती है, किंतु मानवों में कहाँ पर ये सिर्फ और सिर्फ शुक्राशय ग्रंथियों में बनती है। इसका मतलब है कि यहाँ पर देखिए जो फ्रक्टोज शर्करा है ना, इसकी जो उपस्थिति है वो रेप यानी कि बलात्कार जैसे मामलों को सुलझाने में मदद करती है ना। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ शुक्राशय ग्रंथि में बनती है और कहीं पर इसका निर्माण नहीं होता है। यहाँ पर उसका रीजन लिखा हुआ है, क्योंकि शुक्राशय के अतिरिक्त मानव शरीर में इसका निर्माण कहीं नहीं होता है। तो शायद अब आप सभी शुक्राशय ग्रंथि और उसके कार्यों को समझ गए होंगे, और यदि आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप सभी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं आपको अगली ग्रंथि डिस्क्राइब करने का प्रयत्न करूंगा। अब आइए हम नर जनन तंत्र के दूसरे ग्रंथि को देखते हैं, जिस ग्रंथि का नाम है पोरस या फिर प्रोस्टेट ग्लैंड या फिर प्रोस्टेट ग्रंथि। देखिए यह दूसरी ग्रंथि है जो यह मूत्र मार्ग में पाई जाने वाली दूसरी ग्रंथि है। यहाँ पर देखिए यह मूत्र मार्ग के आधारी भाग के चारों ओर स्थित होती है ना। यह क्या होती है? मूत्र मार्ग के आधारी भाग के चारों ओर स्थित होती है, एक बड़ी एवं सघन ग्रंथि होती है ना। ये क्या कार्य करती है? तो ये श्वेत व हल्के अम्लीय तरल का स्राव करती है, याद रखिएगा, ठीक है ना। इसके पहले जो शुक्राशय ग्रंथि थी वो क्षारीय तरल का स्राव करती थी, ये अम्लीय तरल का स्राव करती है। और याद रखिएगा अधिक अम्लीय तरल का स्राव नहीं करेगी, क्योंकि अधिक अम्लीय तरल से शुक्राणु निष्क्रिय हो जाते हैं। यहाँ पर देखिए कह रहा यह वीर्य का लगभग कितना परसेंट, या लगभग 25 से 30% भाग बनाती है। अब इसकी खास बात है कि इसमें कई सारे एंजाइम्स पाए जाते हैं, एंजाइम्स स्रावित होते हैं, जैसे कि पहला एंजाइम है, ठीक है ना, फास्फेटेज सिट्रेट। और इसके अलावा कुछ और एंजाइम होते हैं जिन्हें हम प्रोटियोलाइटिक एंजाइम कहते हैं। इन एंजाइम्स को हम क्या कहते हैं? प्रोटियोलाइटिक एंजाइम कहते हैं। और इन प्रोटियोलाइटिक एंजाइम में जो मेन एंजाइम है उसको हम कहते हैं लाइसोजाइम, एमाइलेज, और दूसरा है हाइलोरोनिडेज। याद रखिएगा ये हाइलोरोनिडेज एंजाइम बहुत महत्वपूर्ण है और कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। फिर से बता रहा हूं, ठीक है ना। इस ग्रंथि का जो मुख्य कार्य है वो है वीर्य के अधिक स्कंदन को रोकना, है ना, और शुक्राणुओं को सक्रिय बनाए रखना। तो इस प्रकार से हमारी पुरस्थ ग्रंथि का कार्य समाप्त होता है। अगर आपको ये बात समझ में नहीं आ रही है तो वीडियो को आप रिवर्स करके एक बार फिर से समझिए, तो मुझे लगता है कि ये अवश्य ही आपको समझ में आ जाएगी। यदि आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं आपको अगली ग्रंथि पढ़ाऊंगा। आइए हम इस टॉपिक की अगली सहायक ग्रंथि को देखते हैं। इसका नाम है बल्बो यूरिथ्रिल या फिर काउपर ग्रंथियां। अब इस बात को समझिए, ये सबसे पहले सेक्स के दौरान सबसे पहले कार्य करती है और ये अम्लीय माध्यम को क्षारीय बनाने का कार्य करती है। अब यहाँ पर देखिए ये कह रहा है कि प्रोस्टेट ग्रंथि के नीचे छोटी और अंडाकार संरचना होती है। ये प्रोस्टेट ग्लैंड के नीचे यानी कि सबसे ऊपर जो पाई जाती है शुक्राशय पाई जाती है, फिर प्रोस्टेट पाई जाती है, फिर बल्बो यूरेथ्रिल यानी कि काउपर ग्रंथि पाई जाती है। अब यहाँ पर देखिए ये गाढ़े पारदर्शी क्षारीय द्रव का श्रावण करती है, ठीक है ना। और ये श्रावण कहाँ पर करेगी? मूत्र मार्ग, ठीक है ना। और इसीलिए कहा जा रहा है कि मूत्र मार्ग की अम्लीयता को समाप्त करती है। यानी कि सबसे पहले जो ग्रंथि एक्टिवेट होती है वो एक्टिवेट होने वाली ग्रंथि है बल्बो यूरेथ्रिल ग्रंथि। अब इस ग्रंथि का इतना ही कार्य है। यदि आप सभी इसका भी स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और अगर आप लिखना चाहते हैं तो इसको लिख लीजिए। तो हमारा जो अगला टॉपिक है वो है वीर्य यानी कि सेमन। अब यहाँ पर देखिए मैं कह रहा हूं कि ये सहायक जनन ग्रंथियों व शुक्राणु तरल का मिश्रण होता है ना। यानी कि जो वीर्य है वो सहायक जनन ग्रंथियों व शुक्राणु तरल का मिश्रण है।
इसका जो पीएच मान होता है वो 7.3 से 7.5 तक होता है, अर्थात यह क्षारीय प्रकृति का होता है। यहाँ पर देखिए यह कार्य करता है तो यह शुक्राणुओं को गति के लिए एक माध्यम प्रदान करता है, ठीक है ना, सहारा प्रदान करता है। और इसके अलावा जो दूसरा कार्य है वो है यह गतिमान शुक्राणुओं को क्या प्रदान करता है, पोषण प्रदान कर देता है। तो इस प्रकार से ये वीर्य यानी कि सेमन का कार्य हुआ और सेमन क्या है ये हमें जानकारी प्राप्त होती है। बस इतना सा ही है सेमन में। इसके अलावा हमको पढ़ना है नरों में द्वितीयक लैंगिक लक्षण। यदि आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यदि आप इसको नोट करना चाहते हैं तो वीडियो पॉज करके आप सभी इसको लिख सकते हैं। यहाँ पर आप सभी देखिए जो हमारा अगला टॉपिक है वो है नरों में यौनारंभ यानी कि ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी इन मेल। देखिए नरों में जो यौनारंभ होता है वो लगभग 14 से 16 वर्ष की आयु में होता है, ठीक है ना। आयु हमेशा डिनोट करके रखेंगे कि जो आयु है वो 14 से 16 वर्ष की आयु में होता है। इस दौरान नरों के शरीर में कई सारे बदलाव होते हैं, हम उन्हीं बदलाव को डिनोट करके यौनारंभ का पता लगाते हैं। तो इसी को हम पहचानने का प्रयास करते हैं। जैसे कि जो सबसे पहला है वो है चेहरे व शरीर पर बाल का निकल जाना, बाल उगने लगते हैं। दूसरा स्वर भारी होने लगता है। इसके अलावा जो है वो वृषण कोश व शिश्न का आकार बढ़ जाता है, ठीक है। शुक्र जनन नलिकाओं में शुक्राणुओं का निर्माण होने लगता है। अगला ना शारीरिक लंबाई में वृद्धि हो जाती है, पेशियां मजबूत हो जाती है और जो कंधे होते हैं वो चौड़े हो जाते हैं। और खास बात है कि जननांगों के आसपास बाल उगने लगते हैं। याद रखिएगा कि नरों में जो यौनारंभ होता है उसे जो प्रेरित करने वाले हार्मोन है वो टेस्टोस्टेरॉन व एंडोस्टेरॉन है। तो इस तरीके से हमारा आज का टॉपिक समाप्त होता है। यदि आप सभी ने इसको नोट नहीं किया है तो नोट कर ले। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो मैं यहाँ से हट जाता हूँ, आप सभी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब याद रखिए मैंने एक क्वेश्चन पूछा था, ठीक है ना। अब उस क्वेश्चन का जवाब आपको बताने का प्रयास करेंगे। देखिए जो अधिवृषण होता है वो 3 भागों में बटा होता है। ऊपरी भाग को ये कॉमा के आकार का पाया, ये कॉमा के आकार की नलिका है। हम इसके ऊपर वाले भाग को कैपिट कहते हैं, बीच वाले भाग को हम कार्पस कहते हैं एवं नीचे वाले भाग को कॉडा कहते हैं। तो जो सबसे आखिरी भाग है उसे हम कॉडा कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में कॉडा सही है। जिन्होंने भी कॉडा लगाया था वो अपने उत्तर को सही मानेंगे। इसके अलावा जो दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था कि आखिरी भाग से कौन सी नलिका जुड़ी होती है, यानी कि कॉडा से कौन सी नलिका जुड़ी होती है। तो जो जुड़ी होती है उसे हम शुक्रवाहिनी कहते हैं। याद रखिएगा शुक्रवाहिका नहीं कहते हैं, ठीक है ना। जो जुड़ा होता है उसे हम शुक्रवाहिनी कहते हैं, यानी कि दूसरे वाले क्वेश्चन में शुक्रवाहिनी सही है। यदि आप सभी ने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इस चैनल पर आपको इस प्रकार की जानकारियां सदैव ही प्राप्त होती रहेंगी और मेरा प्रयास रहेगा कि मैं आपको बेहतर पढ़ाने का प्रयत्न करूं। मेरी लाइव क्लासेस भी चल रही हैं, आप सभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें और मेरे लाइव क्लास को पढ़ते रहें। याद रखिएगा परीक्षा में अच्छे अंक पाने के लिए आपको लगातार मेहनत की जरूरत होती है, एक दिन पढ़ने से कार्य नहीं चलता है। तो आप सभी लगातार मेरे इस चैनल पर बने रहें, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को लाइक अवश्य कर दें और अपने सभी के सभी मित्रों तक, सहेलियों तक एवं अन्य जो भी आपके रिश्तेदार नातेदार हैं सभी तक शेयर करने का प्रयत्न करें। इसी के साथ आज का ये लेक्चर समाप्त होता है। धन्यवाद। अगले वीडियो लेक्चर में मैं आपको नरों में हार्मोनल नियंत्रण पढ़ाऊंगा। तो मिलते हैं हम अपने अगले लेक्चर में।